हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है डीप इम्पैक्ट। जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, कहा जाता है कि इंसानियत का भी इसी तरह से दुनिया से खात्मा हो जाएगा। इस कहानी की बुनियाद भी उसी सब्जेक्ट पर ही रखी गई है। कहानी की शुरुआत में टीनेजर सारा और लियो को दिखाया जाता है। वो दोनों टेलीस्कोप की मदद से स्पेस को देख रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो जमीन से बाहर स्पेस में जो कुछ भी हो रहा होता है उस पर नजर रखते हैं। तभी इन्हें सितारों के दरमियान चमकता हुआ एक अलग सा सितारा नजर आता है जो इन सब ने आज से पहले कभी नहीं देखा। पहले तो इन सबको लगता है कि ये कोई सैटेलाइट है, मगर इनके पास जो इनके सीनियर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इसकी तस्वीर लेकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को अगले दिन ये सारी पिक्चर्स मिलती हैं और वो इन्हें देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉमेट होता है जो तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और वो जमीन से अभी लाखों मीलों दूर है और उसको जमीन तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। डॉक्टर इस सारी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव कर लेते हैं और उसके बाहर अपना सरनेम वोल्फ और लियो का सरनेम बीडरमैन लिख देते हैं, क्योंकि उसने ही ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंचाई थी। डॉक्टर इस सारी इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी पर जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और 1 साल गुजर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यूएस के सेक्रेटरी जिनका नाम एलन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने की वजह यह है कि उनकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एक जेनी नाम की रिपोर्टर होती है जिसे शक होता है कि इस्तीफा देने के पीछे कोई और कहानी है। वो एलन से मिलने चली जाती है। उनके घर के बाहर बहुत ज्यादा खाने पीने की चीजें रखी हुई है जिससे उसे लगता है कि एलन जरूर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। जेनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ऐसी बहुत सारी खुफिया टेलीफोन लाइन्स हैं जिससे तुम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बातें करते हो, क्योंकि इस्तीफा देने की जो वजह तुमने बताई है वो सब झूठ है। तो एलन कहता है इसका मतलब तुम इसे एक पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास तारीख की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तब ही उसकी चारों तरफ काफी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये FBI के एजेंट्स होते हैं और जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी पता है उस न्यूज को फ्लैश मत करना और उसके बदले में कुछ दिनों के बाद व्हाइट हाउस में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सेकंड रो में तुम्हें सीट दी जाएगी, जो किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। जेनी प्रेसिडेंट की बात मान जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो वो एलन की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तभी उसको पता लगता है कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने जो नाम अपनी बीवी का बताया था एल ली, दरअसल उसकी स्पेलिंग ELLI नहीं बल्कि ELE है, जिसका मतलब है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जिसमें डायनासोर जमीन से पूरी तरह खत्म हो गए थे और अब शायद फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। और फिर 2 दिन बाद जेनी व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि अक्सर मीटियोर और रॉक हमारी जमीन पर गिरते रहते हैं, जिनका साइज कभी हमारे हाथ के बराबर तो कभी कार के बराबर होता है। लेकिन अब जो कॉमेट हमारी जमीन की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और इसका वजन है 500 मिलियन टन। और अगर ये हमारी जमीन से टकरा गया तो हमारी जमीन तबाह हो जाएगी। पिछले 8 महीने से अमेरिका और रशिया एक स्पेसशिप बना रहा है जो कि स्पेस में बनाया जा रहा है। 2 महीने के बाद स्पेस में हमारी एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को जमीन पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस और लियो दोनों का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इस कॉमेट को इन दोनों ने देखा था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। हालांकि लियो बीडरमैन अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में किसी को अभी भी कुछ नहीं पता। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस ट्रक ड्राइवर के साथ टकराई थी उस ड्राइवर की भी डेथ हो गई थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि वो लियो बीडरमैन है, लेकिन गवर्नमेंट को डिस्क मिल गई थी जिससे उन्हें पता लग गया था कि एक बहुत बड़ा कॉमेट जमीन की तरफ आ रहा है। मगर वो इतनी जल्दी जमीन के साथ नहीं टकराएगा, क्योंकि वो जमीन की तरह सूरज की चक्कर काट रहा है। मगर वो बहुत जल्द उस एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल पर जमीन है और वो उससे टकरा जाएगा, जिससे जमीन और जमीन पर रहने वाले सारे इंसान तबाह हो जाएंगे। लियो बीडरमैन को नहीं पता होता कि ये वही कॉमेट है जिसे उसने 1 साल पहले देखा था, मगर अब वो जान चुका है और उसके घर के बाहर उसके सारे पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। लियो बीडरमैन अब फेमस हो चुका है, मगर वो इस बात का सारा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है मैंने इसे पहले देखा जरूर था, मगर इसकी सारी रिसर्च डॉक्टर मार्कस ने की थी। और फिर दिखाया जाता है एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम कॉमेट के सरफेस तक पहुंच जाती है और वो वहाँ पर ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि 100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद वो अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं ताकि ब्लास्ट करके इस कॉमेट की डायरेक्शन को बदला जा सके और ये जमीन से टकरा ना पाए। लेकिन जब वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उनकी ड्रिलिंग मशीन फंस जाती है और उन्हें जल्दी से वापस आना होगा, क्योंकि जिस तरह से जमीन पर दिन और रात होती है वैसे ही कॉमेट की डायरेक्शन सूरज की तरफ और एक डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाती है। और जब कॉमेट की डायरेक्शन सूरज की तरफ होगी तो कॉमेट का टेम्परेचर 350 से ज्यादा हो जाएगा और कॉमेट की सतह पर जो गैसेज हैं वो सारी फटना शुरू हो जाएंगी और इन सब की डेथ हो जाएगी। टीम किसी भी तरह वहाँ पर बॉम्ब को फिट कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त ही कॉमेट की डायरेक्शन सूरज की तरफ हो गई है
और टेम्परेचर बढ़ गया है और साथ ही में गैसेस भी फटना शुरू हो गई हैं। तभी एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है और वो किसी भी तरह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तभी एक एस्ट्रोनॉट के पाँव के नीचे से एक माइन फट जाती है, जिससे वो स्पेस में कहीं खो जाता है। उससे लेने नहीं जाया जा सकता क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इतना ज्यादा फ्यूल मौजूद नहीं है। बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वापस आ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और कॉमेट से दूर जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हिल जाता है और थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इनका ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है और अब ये दोनों हिस्से जमीन की तरफ आ रहे हैं। एक हिस्सा बहुत बड़ा हो गया है और दूसरा उससे छोटा। अमेरिका के प्रेसिडेंट को जब ये बात पता लगती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि वो दोनों टुकड़े ही जमीन की तरफ आ रहे हैं। जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर के अंदर लहरें पैदा होंगी और ये एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो 1 घंटे में 1100 मील दूर पहुंच जाएगा। इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से कॉमेट डिस्कवर हुआ है हम तब से इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमने मेजोरिटी लाइंस के अंदर 2 बड़ी सुरंगें बनाई हैं, जिसके अंदर 2 साल की सप्लाई मौजूद है, जिनमें 2 लाख लोगों को हम पहले ही चुन चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स और आर्टिस्ट वगैरह है, और बाकी के 8 लाख लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाएगा और इसमें 50 साल से ज्यादा की उम्र वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा और साथ ही में मार्शल लॉ भी लगा दिया जाता है और पूरे मुल्क में कर्फ्यू होगा। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा ताकि किसी भी तरह की कोई भगदड़ न मच सके। फिर लियो की फैमिली को कॉल आती है, जिन्हें बताया जाता है कि उन्हें पहले से ही चुन लिया गया था, क्योंकि लियो ही वो था जिसने सबसे पहले इस कॉमेट को देखा था। यहाँ पर लियो की दोस्त सारा की भी फैमिली होती है जिन्हें नहीं चुना जाता। फिर लियो सारा के पास जाता है और उसे 2 रिंग्स दिखाता है और कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, मगर सारा अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाना चाहती। लियो कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्दी कुछ ना कुछ हल निकल आएगा और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट की बस आती है और जिन लोगों को चुन लिया गया है उनको एक महफूज मुकाम पर लेकर जाती है। इसमें सारा का नाम तो होता है लेकिन उसकी फैमिली का नाम नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट भी की थी, जहाँ पर उससे कहा गया था कि उनका नाम भी लिस्ट में होगा, मगर नहीं होता। सारा अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ रुक जाती है। लियो को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और वहीं दुनिया खत्म होने की खबर पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि कर्फ्यू भी लगाया गया है, मगर अब कोई भी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि अब ये दुनिया बचने वाली नहीं है। अब लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अगले 2 साल तक रहना है, मगर लियो उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सारा को लेने के लिए जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौटूंगा। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं जब छोटा वाला कॉमेट जमीन के साथ टकराएगा। वो बताते हैं इससे जल्दी सुनामी आ जाएगा और जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा और इससे ठीक 3 घंटे के बाद बड़ा वाला कॉमेट कनाडा के किसी इलाके से टकराएगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी जमीन मिट्टी से और धूल से भर जाएगी। 2 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और इस जमीन पर रहने वाली हर चीज खाक हो जाएगी और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो गार के अंदर होंगे। और फिर स्पेस में उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो उस कॉमेट के ऊपर न्यूक्लियर धमाका करके वापस आ रहा होता है और जिनकी वजह से कॉमेट के 2 टुकड़े हुए। और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम जमीन पर जाने की बजाय उस तरफ जाएंगे जहाँ पर कॉमेट का बड़ा वाला टुकड़ा है, क्योंकि इनके पास अभी भी 4 बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं और इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये चारों मिसाइल्स को वहाँ ब्लास्ट करते हैं तो उस बड़े से कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनकी स्पेसशिप का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और वो अपनी शिप को कॉमेट की तरफ मोड़ लेते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि लियो घर पहुँच चुका है, लेकिन सारा वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा चुकी है। लियो अपनी बाइक पर सारा को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन रोड पर चारों तरफ बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई जगह महफूज नहीं। वहीं लियो सारा को ढूंढ लेता है और सारा के पेरेंट्स भी उसे मना लेते हैं कि वो लियो के साथ चले जाए और साथ में अपने छोटे भाई को भी ले जाए। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर न्यूज रिपोर्टर जेनिक को दिखाया जाता है, जिसके लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ चुका है, क्योंकि उसका नाम भी लिस्ट में होता है। लेकिन वो अपनी दोस्त उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो कई सालों से नाराज थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसने अपने बाबा से सारे गिले शिकवे खत्म कर लिए हैं और फिर उनको गले लगा लेती है। तभी आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कॉमेट जमीन तक पहुँच चुका है। कॉमेट आग में जलता हुआ जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है और जब समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। जेनी जो अपने फादर के साथ खड़ी होती है उन लहरों के अंदर हमेशा के लिए डूब जाती है और तभी सारे के सारे शहर तबाह हो जाते हैं। लियो सारा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। उनके साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं। वहीं स्पेस में एस्ट्रोनॉट की टीम उस बड़े कॉमेट की तरफ जा रही है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने खानदान वालों से सबसे बात करते हैं, क्योंकि ये सब उनके लिए एक इमोशनल पल है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपने खानदान वालों से नहीं मिल पाएंगे, ना ही कभी उनकी आवाज सुन पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स के बाद उनका स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उस बड़े कॉमेट के साथ टकराता है
और इस टकराव से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो जमीन की सतह पर आकर जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे जमीन को अब कोई नुकसान नहीं हुआ। वही सारा, लियो और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके हैं, क्योंकि पानी अब इतना ऊपर नहीं आ सकता और यहाँ से वो आसमान में होने वाली आतिशबाजी को देख रहे होते हैं। अगर ये बड़ा कॉमेट जमीन पर गिर जाता तो सारी जमीन तबाह हो जाती, कोई इंसान, चींटी, कोई भी इस जमीन पर बाकी ना बचता और सिर्फ वही लोग बचते जो गारों के अंदर छुप चुके हैं, लेकिन वो भी 2 साल के बाद ही वापस आ पाते। लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से सब बच चुके थे, लेकिन लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए और जमीन पर इस वक्त कोई भी बिल्डिंग वगैरह नजर नहीं आ रही। मगर बहुत जल्दी पानी यहाँ से वापस चला जाता है और फिर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे और हर मौके पर हम उन लोगों को याद करेंगे। हमारे शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें दोबारा से बसा लेंगे और आने वाली नस्लों को हम अपने हीरोज की कहानियां सुनाएंगे और इसी तरह से जमीन तबाह होने से बच जाती है। यह साइंस फिक्शन मूवी 1998 में रिलीज हुई थी और इसके साथ ही हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।